हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो हम पढ़ रहे थे कल पादप प्रजनन। पादप प्रजनन में हमने पढ़ा पादप प्रजनन का परिचय, उसकी परिभाषा और पादप प्रजनन की विधियाँ, और फिर उसका पढ़ा था हमने पादप प्रजनन की क्रियाविधि। पादप प्रजनन की क्रियाविधि में हम पढ़ चुके थे, पहला थी फसल विविधता। फसल विविधता में था ग्रामीण, जनन द्रव्य संग्रह, पादप पुनर्स्थापन, संकरण, उत्परिवर्तन, बहुगुणता, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, चयन। नंबर दूसरा था चयन। नंबर तीसरा था मूल्यांकन, और नंबर 4 पे था गुणन, और 5 पे था वितरण। और फिर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ग्रामीण। फर्स्ट एक एक करके हम सबको इनको पढ़ रहे थे। तो ग्रामीण में हमने देखा, ग्रामीण के दौरान क्या होता था, वरण होता था। उसमें 2 प्रकार का वरण था, प्राकृतिक वरण और कृत्रिम वरण, है ना। तो और अब इसके बाद आज का टॉपिक है मेरा जनन द्रव्य। अब सेकंड नंबर पर था बच्चों जनन द्रव्य। जर्म प्लाज्म। देखो जर्म प्लाज्म क्या है कि पादप प्रजनन का उद्देश्य फसलों के जीन प्रारूपों को रूपांतरित करके मानव के लिए और अधिक उपयोगी बनाना है। आपको पता है कि जो पादप प्रजनन है उसका उद्देश्य क्या है कि फसलों के जो जीन हैं, फसलों के जीनों में क्या करना है, उनको रूपांतरित करना है, उनमें परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन करके उसमें क्या होता है, परिवर्तन करेंगे तब क्या होगा, जो अच्छे जीन हैं उनको तो अपन रख लेंगे, और जो बेकार जीन है खेती के लिए उपयोगी नहीं है उनको हटा करके और नष्ट कर देंगे, और जो अच्छे जीन हैं उनको रख करके अगली पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। भारत में जनन द्रव्य को एकत्रित एवं संरक्षित करना राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR। भाई जनन द्रव्य को जो भारत के अंदर बात चल रही है, तो जनन द्रव्य को भारत में संरक्षित एवं एकत्रित करने की जो जिम्मेदारी है, एकत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी है बच्चों, एक संस्था है NBPGR। हिंदी में कहें इसको राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। ठीक है, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। ठीक है, ये क्या है, NBPGR की फुल फॉर्म है हिंदी में, है ना, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट्स जेनेटिक रिसोर्स। ठीक है, तो भारत में जनन द्रव्य को संरक्षित अर्थात उसका रखरखाव करना और उसको एकत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी है, NBPGR अर्थात राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की जिम्मेदारी है ना। ये क्या करता है, ये फसलों से जो जीन है उनको क्या करता है, एकत्रित करता है। जर्म प्लाज्म को क्या करता है, एकत्रित करता है। जनन द्रव्य को संसाधन ब्यूरो भी कहते हैं या फिर आनुवंशिक संसाधन भी कहते हैं। जो जनन द्रव्य है इसका एक और नाम है आनुवंशिक संसाधन भी कहते हैं इसको। ठीक है, जनन द्रव्य को आनुवंशिक संसाधन भी कहते हैं। अच्छा, अब जो जनन द्रव्य है इसके अंदर निम्नलिखित क्रियाएं की जाती हैं। निम्नलिखित जो लाइनें हैं, देसी जो लाइन है अर्थात वंशक्रम है। जनन द्रव्य के अंदर क्या आता है, शुद्ध वंशक्रम। जनन द्रव्य के अंदर जो निम्न लाइन है अर्थात शुद्ध वंशक्रम, जनन द्रव्य में निम्नलिखित लाइन सम्मिलित होती हैं। पहली कौन सी है, देसी किस्में। देसी किस्में ये वे किस्म होती हैं जिनकी कृषि ये वे किस्म होती हैं जिनका विकास योजनाबद्ध तरीके से किसी प्रजनक द्वारा नहीं होता है और ये लंबे समय से किसी क्षेत्र में उगाई जाती रही है। तो ये देसी जो किस्म होती हैं इनका विकास
कौन करेगा? कोई ना कोई प्रजनक करेगा। प्रजनक कौन होता है? कोई वैज्ञानिक हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको खेती के बारे में क्या हो, जानकारी हो, उनके जीनों के साथ क्या कर सकता है, वो उनको तोड़ मरोड़ सकता है, उनको जीन जो है उनसे एकत्र कर सकता है। तो देसी किस्म वे किस्म होती हैं जो किसी प्रजनक के द्वारा क्या होती है, योजनाबद्ध तरीके से क्या होता है, एकत्रित नहीं करते हैं, एकत्रित नहीं किया जाता है। ऐसी फसल जिनका विकास किसी प्रजनक द्वारा योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो किस्म होती है देसी किस्म, ये देसी किस्म किसी क्षेत्र में लंबे समय से उगाई जाती हैं, लंबे समय से उगाई जाती हैं, है ना। लंबे समय से पर्टिकुलर उस क्षेत्र में उगाए जाएंगे, ये क्या कहलाती है, देसी किस्में, और उनका विकास किसी योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया जाता है। दूसरी है बच्चों अप्रचलित देसी किस्में या फिर पुरानी अप्रचलित किस्में, पुरानी अप्रचलित किस्में। देखिए ये भी जो किस्म होती हैं ये पादप प्रजनक द्वारा योजनाबद्ध तरीके से तो एकत्रित की जाती हैं, विकसित की जाती हैं, और जो कभी खेती के लिए उपयोग में तो लाई थी, लेकिन आज वर्तमान में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, इनका उपयोग नहीं लिया जाता है। देखिए इनका विकास तो क्या होता है, इनका विकास तो कैसे होता है बच्चों, विकास तो कैसे होता है, योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, योजनाबद्ध जो तरीका है उससे किया जाता है। लेकिन इसको पहले खूब खेती के लिए काम में, इन किस्मों को पहले कभी खेती के लिए काम में लिया जाता था, लेकिन वर्तमान में क्या है, ये वर्तमान में उपयोगी नहीं है, वर्तमान में क्या नहीं है, उपयोगी नहीं है। ठीक है, वर्तमान में उपयोग में काम में नहीं ले रहे खेती के लिए। तो ये होगी पुरानी अप्रचलित किस्म, नाम से स्पष्ट हो रहा है पुरानी अप्रचलित किस्म। इनका विकास तो किसी जो प्रजनक होता है उस प्रजनक के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से विकास तो किया जाता है, लेकिन इन किस्मों को पहले तो बहुत अधिक मात्रा में खेती के लिए काम में लिया जाता था, लेकिन वर्तमान में इनको उपयोग में नहीं लिया जा रहा, किसके लिए, खेती के लिए। तो देसी किस्म हो गई, पुरानी अप्रचलित किस्म हो गई। नंबर तीसरा है खेती में उपयोग में आ रही किस्में, खेती में उपयोग में आ रही किस्में। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी किस्में जो कहाँ काम आती है, खेती के लिए काम आती है। तो ये भी किस्म होती हैं जो कि उपज में और गुणवत्ता आदि के लिए जीनों का उत्तम स्रोत होता है ना। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें क्या है, उत्तम तो गुणवत्ता है, उत्तम क्या है, उपज है, उपज के लिए, और उत्तम क्या है, उत्तम गुणवत्ता वाली क्या है, उत्तम गुणवत्ता वाली जीनों का स्रोत है। ठीक है, तो ये भी किस्म होती हैं जो उपज के लिए और उत्तम गुणवत्ता वाली जो जीनों का क्या है, स्रोत है। यहां से अच्छी अच्छी किस्म के जीन प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात इन किस्मों को किसी नए क्षेत्र में उगा करके और सीधे खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं अपन। एक शब्द आपको बताया था मैंने, पादप पुनर्स्थापन। पादप पुनर्स्थापन, पादप पुनर्स्थापन क्या है, पादप पुनर्स्थापन आपको बताया था मैंने कि किसी पादप को, किसी फसल प्रजाति को किसी नई जगह उगाना, किसी पादप प्रजाति को ऐसी जगह उगाना जो पहले तो वहाँ पर नहीं जाती थी, लेकिन वर्तमान में उसको उगा करके और सीधे ही खेती के लिए उसको अपन काम में ले सकते हैं। तो खेती वाली जो किस्म होती हैं इनको पादप पुनर्स्थापन जो क्रिया विधि होती है उसके द्वारा सीधे ही खेतों के अंदर हम उगा सकते हैं, रोपित कर सकते हैं। ठीक है, ये इसी में आएगा। अगला है प्रजनन लाइनें। नंबर जो चौथा है वो क्या है बच्चों, प्रजनन लाइनें। प्रजनन लाइनें ये भी किस्म होती हैं जिनकी क्या होता है, जो कि प्रजनन कार्यक्रम होते हैं,
प्रजनन कार्यक्रम मतलब साइंटिफिक जो मेथड्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है ना। साइंटिफिक मेथड्स वैज्ञानिक जो क्रियाविधि होती हैं उनके द्वारा उपयोग किए जाते हैं। और विकसित जो लाइन समष्टियाँ होती हैं उनमें उपयोगी जीन संयोजन पाते हैं। और चूंकि ये किससे विकसित होते हैं, प्रजनन कार्यक्रमों से विकसित होते हैं। प्रजनन जो कार्यक्रम है उनसे क्या होते हैं, ये विकसित होते हैं। और इनमें क्या मिलते हैं, इनमें भी क्या मिलते हैं, उपयोगी जीन मिलते हैं, उपयोगी जीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रजनन लाइन हो गई। ये वे किस्म होती हैं जो प्रजनन कार्यक्रम से क्या किया जाती है, वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की जाती हैं और इनमें उपयोगी जीन पाई जाती है। ठीक है, तो 3-4 हो गए बनके। ये किस्म पढ़ने पर जो जनन द्रव्य है उसके अंदर जो विभिन्न लाइन है, लाइनों के प्रकार पढ़ रहे हैं। देशी किस्में, दूसरी है पुरानी अप्रचलित किस्में, नंबर तीसरा है खेती में उपयोग में आ रही किस्में, और चौथा है प्रजनन लाइनें। इसके बाद हम देखेंगे जंगली प्रारूप और जंगली संबंधी। नंबर 5वां है जंगली प्रारूप और जंगली संबंधी। जंगली प्रारूप और जंगली लाइन, जंगली संबंधी। नंबर कौन सा है अगला, 5वां होगा शायद। जंगली प्रारूप और जंगली संबंधी। ठीक है, दोनों अलग टर्म हैं, इनको समझो पहले। तो जंगली प्रारूप ऐसी किस्म होती है, जंगली प्रारूप वह जंगली प्रजाति है जो कि उस फसल को सीधे उत्पत्ति हुई है। जंगली प्रारूप वह जंगली प्रजाति है जिससे कि उस फसल की सीधे उत्पत्ति हुई है। भाई कोई फसल ली हमने, उस फसल क्या होंगे, कोई ना कोई पेरेंट्स होंगे, कोई ना कोई माता पिता होंगे कोई उसके। तो ऐसी फसल होती है, जंगली प्रारूप ऐसी फसल होती है जिस फसल के द्वारा उसकी क्या हुई है, सीधे उत्पत्ति हुई है ना। तो ये जो पेरेंट्स हैं, इससे जो नई किस्म बनी, नई फसल बनी है, वो किससे उत्पन्न हुई है, इसी से उत्पन्न हुई है, पेरेंट्स से, है ना। तो जंगली प्रारूप जंगली प्रजाति है जिसके द्वारा जो उस पादप उस फसल की क्या हुई है, सीधे क्या हुई है बच्चों, उत्पत्ति हुई है, सीधे क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। अच्छा, जो जंगली प्रारूप है, जंगली प्रारूप वाली जो फसल होती है उसका जो संकरण है, उसका संकरण संबंधित जो फसल है, संबंधित फसल है उससे क्या होता है, सरल होता है। क्या होता है बच्चों, सरल होता है। ठीक है, तो जंगली प्रारूप वाली जो प्रजाति है उसका जो संबंधित फसल है उससे संकरण क्या होता है, सरल होता है, संबंधित फसल से सरल। ठीक है, संकरण क्या है इसका, जंगली प्रारूप जो प्रजाति है उसका संकरण क्या है, संबंधित फसल से क्या बच्चों, सरल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जंगली प्रारूप हो गया। अब बात करूं मैं जंगली संबंधी की। जंगली संबंधी बात करूं मैं तो जंगली संबंधी शेष उन सभी प्रजातियों को कहते हैं जो कि फसल प्रजाति के जैविक विकास के दौरान पूर्व प्रजाति रही होगी। देखो जो फसल प्रजाति है, फसल प्रजाति के जैविक विकास के दौरान, जैविक विकास के दौरान, जैविक विकास के दौरान क्या रही होगी, पूर्वज प्रजाति रही होगी, पूर्वज प्रजाति रही होती है। देखो ये बात तो इसके एकदम क्या नज़दीक है, ये जो नई फसल है ये जो उसके माता पिता है, पेरेंट्स हैं, और इसके एकदम क्या नज़दीक हैं। लेकिन यहाँ बात चल रही है और पीछे बात चल रही है। जंगली संबंधी फसल प्रजाति ऐसी प्रजाति होती है कि जो फसल प्रजाति के जैविक विकास को, जब फसलों क्या हो रहा था, जब जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर क्या हो रहा था, जैव विकास हो रहा था, अर्थात जो जीव हैं उनका विकास हो रहा था, पेड़ पौधे बने, जो सूक्ष्म जीव बने, और उसमें तरह तरह क्या हो परिवर्तन हुए। तो जंगल संबंधी ऐसी प्रजातियां होती हैं जो फसल प्रजाति के दौरान
जैविक विकास के दौरान क्या हुआ, उसकी पूर्वज प्रजाति रही होती है ना। जैसे कि हमारे क्या है, हमारा पूर्वज कौन था, पहले बंदर था, अर्थात हमारे जो मनुष्य था वो मनुष्य कैसे था, मनुष्य जो बंदर होते हैं उसके समान चलते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें चलने की आदत, और गेड़ा वो चिंपांजी है, चिंपांजी भी उसी की वो है। और इस तरह से जो मनुष्य है, मनुष्य पूर्वज कौन है, बंदर कहलाता है ना। बंदर में क्या होते हैं, पूंछ है, लेकिन इस तरह से हमारे अंदर पूंछ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर उसका उपयोग नहीं है। तो लेकिन इस बंदर के अंदर जो दिमाग है और जो करेक्टर्स हैं वो किससे मिलते हैं, उससे मिलते हैं, जीन मनुष्य से मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही फसल संबंधी जंगली संबंधी ऐसी प्रजातियां होती हैं जो फसल प्रजाति के जैविक विकास के दौरान क्या रही होती है, उसके पूर्वज रही होती है। जंगली संबंधी का जो संकरण है, क्या बच्चों, संकरण कैसा होता है, एकदम सरल होता है। कैसा होता है, सरल होता है संकरण। ठीक है, किससे, संबंधी फसल से। तो जंगली संबंधी जो प्रजाति होती है उसका संकरण कैसा होता है, एकदम सरल होता है संबंधी फसल से। तो ये था जंगली संबंधी और जंगली प्रारूप। ठीक बेटा, तो एक बार सुनो उसको, जंगली प्रारूप क्या होता है, ऐसी फसल प्रजाति जो कि उस फसल की उत्पत्ति सीधे उससे हुई है ना। जंगली प्रारूप ऐसी फसल प्रजाति होती है जिससे फसल की उत्पत्ति सीधे ही होती है, और इसका संकरण कैसा होता है, संबंधी फसल से सरल होता है। जबकि जंगली जो संबंधी है ऐसी फसल प्रजाति होती है कि फसल प्रजाति के दौरान, विकास के दौरान जो पूर्वज प्रजाति होती है उसका पूर्वज रही होती है, उसे आगे जंगली संबंधी कहते हैं। और जंगली संबंधी का संकरण कैसा होता है, संबंधी फसल से सरल होता है। तो ये नंबर 5 हो गया, जंगली संबंधी और जंगली प्रारूप। अब नंबर अगला है विशिष्ट आनुवंशिक स्टॉक। नंबर 6 है इसी में, विशिष्ट आनुवंशिक स्टॉक। विशिष्ट आनुवंशिक स्टॉक, स्पेशल जेनेटिक्स स्टॉक। देखो इसमें क्या है, इनमें उत्परिवर्ती लाइन है, इसके अंदर क्या होता है, उत्परिवर्तित लाइन है, क्रोमोसोमल विविधता युक्त लाइन है, क्रोमोसोमल विपतन युक्त लाइनें, क्रोमोसोमल विपतन युक्त लाइनें, आनुवंशिक चिन्ह, आनुवंशिक चिन्ह, इसमें क्या है शामिल है, विशिष्ट आनुवंशिक स्टॉक। अर्थात देखो उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, जीवों के अंदर आकस्मिक एवं वंशानुगत परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। तो यह बात चल रही है जीनों की या समष्टि की या वंश की बात चल रही है, जो किसमें प्रेजेंट है, फसलों में। ठीक है, तो ऐसी फसल प्रजातियां जो उनके जो लक्षण है, उनके अंदर कोई जैसा जीन अचानक क्या होता है, परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन होता है, और क्या होता है, अगली पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो लाइनें होती है वो क्या होती है, उत्परिवर्तित लाइनें होती हैं, क्रोमोसोमल विपतन युक्त लाइनें। अर्थात जो क्रोमोसोम संख्या क्या होती है, घट सकती है, बढ़ सकती है, उसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल विपतन युक्त लाइनें। और आनुवंशिक चिन्ह, जैसे कि हमारे अंदर क्या है, हमारे दादाजी हैं, उनके समान क्या है, आँख हो सकती है, बाल हो सकते हैं, नाक हो सकती है, वो क्या हमारे लिए क्या है, आनुवंशिक लक्षण। तो ऐसे ही पादपों को भी क्या होते हैं, कुछ ना कुछ आनुवंशिक लक्षण या आनुवंशिक चिन्ह उनके माता पिता होते हैं, उनसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट आनुवंशिक स्टॉक के अंदर उत्परिवर्तित लाइनें, क्रोमोसोमल विपतन युक्त लाइनें और आनुवंशिक चिन्हों को सम्मिलित किया गया है। ये क्या पढ़ी हमने, ये पढ़ी थी जो जनन द्रव्य है, जनन द्रव्य के अंदर क्या होती हैं, विशिष्ट प्रकार की लाइनें, ये किस्में आती हैं, और ये लाइनें और किस्में कई प्रकार की होती हैं जो हमने पढ़ी थी। पहली कौन सी थी बता बेटा एक बार, पहले थी देसी किस्में, दूसरी थी पुरानी अपरिवर्तित किस्में, और नंबर तीसरी थी खेती के लिए काम में आ रही किस्में, और चौथी थी प्रजनन किस्में, और पांचवी थी जंगली प्रारूप और जंगली संबंधी, और अगला था
विशिष्ट आनुवंशिक स्टॉक। ये था लाइनों के प्रकार या जो जो लाइनें होती हैं इसमें क्या होती हैं, इसके अंदर सम्मिलित होती हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे अपन जनन द्रव्य का वर्गीकरण। अगला तो वो है, चल जनन द्रव्य रहा हमारा, जनन द्रव्य पढ़ रहा है अपन, या आनुवंशिक संसाधन भी इसको कहते हैं अपन। अब पढ़ रहे हैं अपन इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। जनन द्रव्य का वर्गीकरण, तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। देखिए जो जर्म प्लाज्म है, जर्म प्लाज्म क्लासिफिकेशन दो आधार पर किया गया है। कितने आधार पर किया गया है? दो आधार पर किया गया है। नंबर एक है बच्चों उत्पत्ति के स्थान के आधार पर, या फिर अपन पहले पढ़ लें ग्रामीण के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? ग्रामीण के आधार पर, ग्रामीण के आधार पर जनन द्रव्य का प्रकार। जनन द्रव्य भी के इस आधार पर क्या होता है, जनन द्रव्य दो प्रकार का होता है। नंबर एक है कृष्ण जनन द्रव्य, और नंबर दो है बच्चों जंगली जनन द्रव्य। जंगली जनन द्रव्य। देखो कृषि जनन द्रव्य ऐसा जनन द्रव्य है जो कि इस जनन द्रव्य क्या होती है, खेती की जाती है। ये खेतों में उगाई जाने वाली क्या होती है, प्रजातियां होती हैं। कृषि मतलब कृषि, तो खेतों में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं, ये फसल प्रजातियां होती हैं। और जंगली जनन द्रव्य के अंदर क्या होते हैं, ये फसल प्रजातियां क्या होती हैं, कहाँ उगाई जाती हैं, जंगलों में उगाई जाती हैं, जंगलों के अंदर उगाई जाती हैं। तो ये फसल प्रजातियां जंगलों में उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जंगली जनन द्रव्य, अर्थात ऐसी फसल प्रजातियां जो कहाँ उगाई जाती हैं, जंगलों में उगाई जाती हैं। तो ये कृषि जनन द्रव्य खेतों में काम आती हैं, कृषि जनन द्रव्य जो कहाँ होती है, जंगलों के अंदर काम आती हैं, जंगली जनन द्रव्य। अब तो ये किसके आधार पर हो गया, ग्रामीण के आधार पर। अब नंबर दो है, अगला वो है उत्पत्ति स्थान के आधार पर। उत्पत्ति स्थान के आधार पर, उत्पत्ति स्थान के आधार पर जो जनन द्रव्य है वो भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर एक बच्चों देशी जनन द्रव्य और विदेशी जनन द्रव्य। नंबर है देशी जनन द्रव्य और नंबर दो है विदेशी जनन द्रव्य। विदेशी जनन द्रव्य, जो देशी जनन द्रव्य है ये कहाँ होगा बताओ, ऐसे जनन द्रव्य जो कहाँ होता है, जो हमारे देशों के अंदर क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अपने ही देश में उत्पन्न जनन द्रव्य होता है। ये क्या होता है, अपने देश के अंदर उत्पन्न, अपने ही देश में, कंट्री में उत्पन्न जनन द्रव्य होता है। ठीक है, और ये क्या हो, अन्य देशों में उत्पन्न क्या है, जनन द्रव्य। ठीक है, अर्थात विदेशों में। तो उत्पत्ति स्थान के आधार पर दो प्रकार का है, कौन कौन सा, देशी जनन द्रव्य, अपने ही देश में उत्पन्न जनन द्रव्य होता है। ये कहाँ होता है, विदेशी जनन द्रव्य, अर्थात अन्य देशों में, अर्थात विदेशों में उत्पन्न जनन द्रव्य होता है। तो ये था जनन द्रव्य का वर्गीकरण, सीधा सा है। पहला है जनन द्रव्य का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया, कौन कौन सा, ग्रामीण के आधार पर,
दो प्रकार का कौन कौन सा, कृषि जननद्रव्य, खेतों में जो प्रजातियाँ क्या होती हैं उगाई जाती हैं, ये भी फसल प्रजाति जो खेतों में उगाने वाली क्या होती हैं, फसल प्रजातियाँ होती हैं। और अगला है जंगली जननद्रव्य, ये फसल प्रजातियाँ क्या होती हैं, जंगलों के अंदर उगाई जाती हैं। और दूसरा है उत्पत्ति स्थान के आधार पर भी दो प्रकार की होती हैं, देशी जननद्रव्य, अपने देश में उत्पन्न जननद्रव्य, और विदेशी जननद्रव्य, अन्य देशों में अर्थात विदेशों में उत्पन्न क्या है, जननद्रव्य। ये था जननद्रव्य का वर्गीकरण। अब मैं बात करूं आगे तो सीधा सा जो वो था वर्गीकरण। अब बात करूं बच्चों में जीन कोष की। जानवर के अंदर ही पढ़ रहे हैं अपन, जीन कोष, इसे इंग्लिश में कहते हैं जीन पोल। देखिए दुनिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी है, जीन है, जीन पूल है। क्या है, जीन पूल। देखो जो जीन होते हैं वो जीन अपने माता पिता से जो लक्षण है वो किससे पहुंचा रहे हैं, माता लक्षणों को किससे पहुंचा रहे हैं, प्रजातियों के अंदर पहुंचा रहे हैं लक्षणों को। ठीक है, तो जो माता पिता के लक्षण कहाँ पहुंच रहे हैं, उसकी जो औलाद है उसमें पहुंच रहे हैं। तो पुत्रों के अंदर पुत्रियों के अंदर लक्षण पहुंच रहे हैं, उसके द्वारा पहुंच रहे हैं, वो जीन के द्वारा पहुंच रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो लक्षण है वो किसके द्वारा होता है, जीन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है ना। अगर वो जीन नहीं होगा, और हर लक्षण का क्या होता है, एक अपना अपना क्या होता है, जीन होता है। प्रत्येक लक्षण एक जीन के द्वारा नियंत्रण होता है, या यह हो सकते हैं प्रत्येक लक्षण के लिए एक जीन होता है जिससे वो लक्षण क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है किसके संबंध में, फसलों के संबंध में, पादपों के संबंध में। तो जो हम बात करेंगे अच्छे लक्षण, तो क्या अच्छे जीन तो क्या कर लेंगे, अच्छे लक्षणों वाले, अच्छे जीनों वाले जो पौधे होते हैं उनको तो क्या कर लेंगे, जो वैज्ञानिक हैं वो उनमें क्या कर लेंगे, उनको रख लेंगे और आगे संक्रमण की क्रिया कराएंगे, उसमें क्रॉस करा देंगे। और जो खराब लक्षण है अर्थात जो मानव के लिए कोई काम के नहीं है उनको नष्ट कर देंगे, है ना। तो मैं बात करूं इसमें वे सभी प्रजातियां जिनमें आपस में संकरण होता है तो इनमें उपस्थित जीनों और इनके विकल्पियों को जीन कोष कहते हैं। देखो जीन कोष क्या होते हैं, आपको पता है कि जो मनुष्य है वो मनुष्य क्या होगा, मनुष्य क्रॉस कर सकता है ना। लेकिन तो जीन कोष की जो परिभाषा है वो इस तरह बनी कि जो जीवों में उपस्थित जो विकल्प जीन विकल्पी हैं, जीवों में उपस्थित जीन एवं संबंधित विकल्पियों को जीन कोष कहते हैं। और जीन कोष के अंदर क्या होगा, ऐसे जीव समझ आते हैं जिनमें क्या होता है, संकरण होता है, संकरण संभव है ना। अगर संकरण क्रिया नहीं होगी तो जीन कोष फेल हो जाएगा। ठीक है, संकरण की क्रिया के लिए जीन कोष का अपना महत्व है। ठीक है, तो ये भी जीव होते हैं जिनमें संकरण की क्रिया संभव होती है, और इन फसल प्रजातियों में, इन जीवों में जीन एवं संबंधित विकल्पियों क्या होता है, संबंधित विकल्पी हम क्या कहते हैं, जीन कोष कहते हैं। जैसे देखो जीन तो आप जानते हो, जीन क्या होते हैं, गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। और जो जीन है विकल्पी क्या है, विकल्पी संबंधित विकल्पी है। जैसे मनुष्य के अंदर क्या होते हैं, 4 प्रकार क्या है, रक्त समूह है, ए बी और ओ। इसके विकल्पी ये तो क्या हो गए, मुख्य वर्ग हो गए, रक्त वर्ग, रक्त समूह। इसके विकल्प क्या करेंगे, आई ए और आई ए। इसके हो जाएंगे आई बी और आई बी और आई बी। ऐसे ही आई बी और सुनो सभी में क्या होता है, ये हाँ ये ये का होगा आई ए और चाहे यूँ कर सकते हैं इसको भले ही अपन I0 IA, हाँ ये सही है, I0 IA ये हो जाएगा। अब ऐसे देखो इधर बी के I0 और या फिर IB I0, ठीक है। ऐसे इसमें हो जाएगा AB और AB, ऐसे I0 और I0।
तो ये ए में क्या है, I0 I0 IA ऐसे, ए बी में क्या होगा IB और I0 फिर ऐसे हो जाएगा। तो और AB में IB और AB है ना, और O में I0। तो ये जो रक्त समूह के जो संबंधित विकल्प हैं ये कहलाते हैं संबंधित विकल्प कहलाते हैं। ये किसको उदाहरण दिया है मैंने आपको, रक्त समूह के संबंध में उदाहरण दिया है ना। तो इसी प्रकार सभी जीनों क्या होते हैं, संबंधित विकल्प ही होते हैं, संबंधित एलील्स होते हैं, ठीक है। तो सभी जीवों में उपस्थित वे जीव जिनमें आपस में संकरण संभव होता है और जीवों में उपस्थित जीन और संबंधित विकल्पी हैं उन्हें क्या कहते हैं, जीन कोष कहते हैं। जीन कोष बहुत इंपॉर्टेंट है फसलों के लिए भी और मानवों के लिए, प्रजाति के लिए भी। अब देखिए जीन कोष हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जीन कोष कई प्रकार के होते हैं। पहला है प्राइमरी जीन कोष। प्राइमरी जीन पूल अर्थात हिंदी में इसको प्राथमिक जीन पूल है ना, प्राइमरी प्राथमिक। देखो ऐसे जीन पूल जो क्या होते हैं, इसमें बेसिक प्रजाति आती हैं जिनमें सफलतापूर्वक संकरण होता है और इनके संकर कैसे होते हैं, फर्टाइल होते हैं। इसके अंदर वे प्रजातियां आती हैं, फसल प्रजातियां आती हैं, फसल प्रजातियां सम्मिलित हैं जो कि वे सभी फसल प्रजातियां जिनमें संकरण संभव है, संकरण संभव है और इनसे प्राप्त संकर कैसे होते हैं, उर्वर होते हैं अर्थात फर्टाइल होते हैं। देखो बेटा मेरे पास क्या है, दो फसल प्रजातियां, एक ए है एक क्या है बी है ना, और ये क्या है, इनके पेरेंट्स हैं ये। अब दोनों के अंदर क्या, दोनों में क्या करा बच्चों, क्रॉस कराया, संकरण की क्रिया कराई। क्या कराई, क्रॉस कराया या फिर क्या कराया, संकरण कराया। जिससे क्या बना, एक नया पादप बना। तो ये जो नया पादप बना इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं संकर पादप। क्या कहते हैं इसको, संकर पादप कहते हैं या संकर कहते हैं। अगर ये कैसा है, उर्वर है, फर्टाइल है, अर्थात ये अगली जो पादप प्रजाति है उसके साथ जनन कर सकता है, तब तो क्या होगा, उर्वर होगा। ठीक है, तो प्राइमरी जीन पूल ऐसे फसल, प्राइमरी जीन पूल के अंतर्गत ऐसी फसल प्रजातियां आती हैं जिनमें संकरण तो क्या है, संभव है, और इनसे प्राप्त संकर हैं वो भी कैसे होते हैं, उर्वर होते हैं, अर्थात वो भी प्रजनन कर सकते हैं। उनमें भी क्या होती है, प्रजनन क्षमता पाई जाती है। दूसरा है सेकेंडरी जीन पूल। देखो इसका मतलब क्या है, द्वितीयक जीन पूल, सरल है द्वितीयक जीन पूल। इसके अंदर बे फसल प्रजातियां, अगर हम जो प्राइमरी सेकेंडरी जीन पूल वाले पादप हैं, सेकेंडरी जीन पूल वाले जो पादप हैं इनका संकरण किससे कराया बच्चों, प्राइमरी जीन पूल वाले, सेकेंडरी जीन पूल वाले पादपों का संकरण, पादपों का संकरण करवाएं तो संकरण बहुत कठिनाई, सेकेंडरी जीन पूल वाले पादपों का संकरण प्राइमरी जीन पूल वाले पादपों से कराने पर क्या होती है, बहुत कठिनाई आती है, बहुत क्या होती है बच्चों, कठिनाई आती है ना, बहुत कठिनाई आती है। और इनके संकर कैसे होते हैं, इनके संकर होंगे आंशिक उर्वर या बंद होंगे, है ना। देखो सेकेंडरी जीन पूल वाले पादपों का संकरण किससे कराएं, प्राइमरी जीन पूल वाले पादपों से कराएं, तो इनमें संकरण में क्या होती है, बहुत कठिनाई होती है। जो क्या होती है, बहुत कठिनाई होती है, मुश्किल से संकरण कर पाते हैं। और जो इनसे प्राप्त संकर होते हैं वो कैसे होते हैं, आंशिक उर्वर, अर्थात प्रजनन कर भी सकते हैं। आंशिक मतलब ये, मतलब कोई गारंटी नहीं है, प्रजनन कर भी सकते हैं और प्रजनन नहीं कर सकते हैं, अथवा पूर्ण रूप से बंद हो सकते हैं, अर्थात प्रजनन की क्रिया नहीं कर सकते हैं। ये सेकेंडरी जीन पूल हो गया।
अगला है, और जो अगला है तृतीयक जीन पूल, टर्सरी, टर्सरी जीन पूल। देखो इसमें वही बात है, अगर हम तृतीयक जीन पूल वाले पादपों का संकरण किससे कराएं, प्राइमरी जीन पूल वाले पादपों से कराएं, तो संकरण की क्रिया बहुत कठिनाई से होती है। और इनसे प्राप्त संकर कैसे होते हैं बच्चों, इनसे प्राप्त जो संकर होते हैं वो कैसे होते हैं, बंद होंगे। कैसे होंगे, बंद होंगे। बंद हमेशा ही कैसे होंगे, वो प्रजनन की क्रिया में भाग नहीं ले सकते, अर्थात बांझ होते हैं वो। ठीक है, तो अर्थात हमारे जो पादप हैं वो क्या होते हैं, ये ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, ये हमारे बहुत काम के हैं। ये तो आंशिक उर्वर होते हैं, ये क्या होते हैं, पूरी तरह से बंद होते हैं। तो जो जीन कोष है वह जीन कोष 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, प्राइमरी जीन पूल, इसके अंदर वे सभी फसल प्रजाति सम्मिलित होती हैं जिनमें संकरण क्रिया क्या होती है, संभव होती है। और इनसे प्राप्त संकर कैसे होते हैं, उर्वर होते हैं, फर्टाइल होते हैं, अर्थात ये प्रजनन की क्रिया संपन्न कर सकते हैं। और जो संकर है, संकर का एक और नाम है सेकेंडरी जीन पूल। सेकेंडरी जीन पूल मतलब क्या है, अगर हम ये सेकेंडरी जो जीन पूल पादप हैं इनका संकरण किससे कराएं, प्राइमरी जीन पूल पादपों से कराएं, तो क्या होता है, इनमें संकर की क्रिया बहुत ही कठिनाई से होती है। और संकर होते हैं वो कैसे होते हैं, आंशिक उर्वर होते हैं, अर्थात प्रजनन कर भी सकते हैं और प्रजनन नहीं कर सकते, अर्थात कोई गारंटी नहीं है। अर्थात क्या होंगे, अथवा पूरी तरह से क्या होंगे, बांध होंगे, बंद होंगे, अर्थात बांझ होंगे। तीसरा है टर्सरी जीन पूल, अर्थात तृतीयक जीन पूल। ये अगर इन तृतीयक जीन पूल वाले पादपों को संकरण किससे कराएं, वही वापस से प्राइमरी जीन पूल वाले पादपों से संकरण कराने पर, तो इनमें संकरण की क्रिया में क्या होती है, बहुत कठिनाई होती है। और इनसे प्राप्त संकर कैसे होते हैं, हमेशा ही बंद होते हैं। तो ये था जीन कोष के प्रकार। ठीक सब बोलो, वैसे तो और है इसमें। ठीक बच्चों, नेक्स्ट जो अगला वो है इसमें वो अपन कल देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।